हेलो बच्चों, नमस्कार। मनोज एकेडमी बेनीपट्टी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरी मन लगाकर अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। आज मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अब सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा पहला चैप्टर जो है वह है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग को पहला चैप्टर पढ़ना है अर्थव्यवस्था और इनके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत हम लोग रह के कार्य करते हैं, उससे हम लोग को कुछ आय होती है और उस आय से हम लोग अपना जीवन चलाते हैं। इसे हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पढ़ते हैं। किसी भी देश की या किसी भी परिवार के आर्थिक क्रियाओं का जो संगठन बना होता है, साधन बने होते हैं, वह 1 और 2 दिनों का काम नहीं होता है। उनकी जड़ें बहुत गहरी होती है और उसका हम लोग अपने जीवन में उपभोग करते हैं। यही हमारा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप एक दिन की संरचना नहीं है। हमारे देश जो भारत है, उसकी जो ये अर्थव्यवस्था है का जो वर्तमान स्वरूप एक दिन की संरचना नहीं है। इसकी मूल जड़ें गहरी है। इसकी मूल जड़ें मेरे प्यारे बच्चों गहरी है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। आप जानते ही हैं मेरे प्यारे बच्चों, हमारा देश पहले अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक हमारे देश को गुलाम रखा और इन 200 वर्षों में उन्होंने भरपूर शोषण किया। हमारे देश के खजाना को भरपूर लूटा। हमारे यहाँ के जितने भी उद्योग धंधे थे सारे चौपट हो चुके और फिर हमारे देश के अनेकों महापुरुषों ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी और उनके ही अथक बलिदान से हमारा देश आज़ाद हुआ और फिर से हम लोग एक स्वतंत्र देश में जीने लगे। तो ये 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। आज़ादी से पहले लगभग 200 वर्षों तक भारत अंग्रेज शासन का गुलाम था। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है हमारा देश कब आज़ाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। हम लोग अंग्रेजों का गुलाम कितने दिनों तक थे, तो लगभग 200 वर्षों तक मेरे प्यारे बच्चों हमारे देश को अंग्रेजों ने गुलाम रखा। उस समय भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। मेरे प्यारे बच्चों, गुलामी से पहले हमारे देश संसाधनों से भरा पड़ा था। विश्व के जितने भी देश हैं उन सभी देशों में हमारा देश एक समृद्ध माना जाता था। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत को क्या कहा जाता था मेरे प्यारे बच्चों? सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन अंग्रेज शासन ने इस सोने की चिड़िया को भरपूर क्या किया? शोषण किया। मेरे प्यारे बच्चों, अंग्रेजों ने हमारे देश का भरपूर शोषण किया। लगभग 200 वर्षों तक हमारा भरपूर हमारे देश के खजाना को लूटा, जमकर लूटा, जिस कारण भारत का आर्थिक विकास की गति मंद हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, लगभग 200 वर्षों तक हमारे देश को इस तरह लूटा कि हमारी आर्थिक व्यवस्था पूर्ण रूप से जर्जर हो चुकी थी। हमारे पास चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र हो, उसमें हम लोगों ने अपनी विकास को गति को इतनी मंद कर लिए थे। अंग्रेजों ने हमें इतना ज्यादा लूटा था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्या कहूं, अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था का एक उपनिवेश, उपनिवेश मतलब गुलाम हम कहते हैं, बना रखा था। उन्होंने फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाकर, फूट डालो और शासन की नीति अपनाकर भारत को अपना दास बना रखा था। हमारे देश को फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर वो हमारे देश को गुलाम बना लिया था।
मेरे प्यारे बच्चों, हमारे देश में अंग्रेजी शासन से पहले हमारे देश में राज्य प्रथा था। वहाँ राजा महाराजा रहते थे और इन राजा महाराजाओं के गलत नीतियों के कारण ही विदेशी लोगों ने हम पे शासन किया और हमारे देश को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसे इन गलत राजा महाराजाओं की नीतियों के कारण हमारा देश गुलाम हो गया और लगभग 200 वर्षों तक हमारे देश को अंग्रेजों ने भरपूर लूटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में आपको मूल रूप से याद रखना है कि हमारा देश कब आजाद हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, आपका देश कब आजाद हुआ? तो आप याद रखिएगा, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। हमारे देश को अंग्रेजों ने कितने दिनों तक हमारे देश पर हुकूमत किया, कितने दिनों तक हमको गुलाम बना के रखा? मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें याद रखना है, हमारे देश को अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा। भारत को आजादी से पहले, गुलामी से पहले हमारे देश को क्या कहा जाता था? तो मेरे प्यारे बच्चों, गुलामी से पहले हमारे देश को सोने का चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का भरपूर शोषण किया। क्या किया मेरे प्यारे बच्चों? अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का भरपूर शोषण किया। अंग्रेजी शासन का हमारा देश क्या था? गुलाम था, उपनिवेश था। हम उसके उपनिवेश थे, गुलाम थे। मेरे प्यारे बच्चों, अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाकर भारत को गुलाम बनाया? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा याद रखिए, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल, माने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर हमारे देश को गुलाम बनाकर रखा। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत हमें पूछा जाता है, इस टॉपिक से आप लोग याद कर लिए होंगे, याद कर लीजिएगा। अगला मेरे प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक हमारा है उपनिवेश क्या है? उपनिवेश क्या है मेरे प्यारे बच्चों? उपनिवेश का अर्थ होता है गुलाम। उपनिवेश का अर्थ होता है गुलाम। जब कोई व्यक्ति ही लीजिए, अगर कोई व्यक्ति किसी के अधीनस्थ हो जाता है और वह व्यक्ति जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है उसे अपने अंदर में काम करवाता है, तो वह व्यक्ति अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाता है, उसके इशारे पे और हमेशा चलता रहता है। यही देश लेवल पर भी यही, जब कोई शक्तिशाली देश किसी गरीब असहाय देशों को अपना गुलाम बना लेता है और उस देश की सारी आर्थिक क्रियाएं या प्रशासनिक क्रियाएं अपने मर्जी के अनुसार चलाता है, तो उस गुलाम देश को उस शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहते हैं। हमारा देश भारत भी अंग्रेजों का लगभग 200 वर्षों तक क्या था? उपनिवेश था, गुलाम था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखिएगा उपनिवेश क्या है। तो हमें याद रखना है, जब कोई शक्तिशाली देश, जब कोई शक्तिशाली एवं बड़े देश किसी गरीब एवं असहाय देश को अपना गुलाम बना लेता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण रखता है, तो उस गुलाम देश को शक्तिशाली देश का क्या कहा जाता है? उपनिवेश कहा जाता है। हमारा देश भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज का क्या था? गुलाम था। मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर एवं असहाय देश को अपने अंदर में ले लेता है, उसे अपना गुलाम बना लेता है और उस देश की समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक क्रियाओं पर अपना नियंत्रण रख लेता है, उन्हीं की मर्जी से उन देशों में सभी कार्य होते हैं, तो उस देश को, उस बड़े शक्तिशाली देश का गुलाम उपनिवेश कहा जाता है। हमारा देश भारत भी लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का क्या था मेरे प्यारे बच्चों? उपनिवेश था। अंग्रेजों का क्या था? उपनिवेश था। मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को याद हो जाएगा उपनिवेश क्या है। अगला हमारा कार्य है आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं।
मेरे प्यारे बच्चों, अर्थ और क्रिया। अर्थ मतलब होता है संपत्ति, पैसा, और क्रिया मतलब काम। तो संपत्ति अर्जन करने के लिए, पैसा अर्जन करने के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे हम कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभी पढ़ाता हूं, तो ये हमारा आर्थिक क्रिया हुआ, क्योंकि पढ़ाने के बदले मुझे पैसा मिलता है और उन पैसे से मैं अपने परिवार की जरूरत पूरा। आपके भी पिता किसी न किसी कार्य में लगे होंगे, आपके भी पिता किसी न किसी कार्य में लगे होंगे, और वह कार्य करके आमदनी उत्पन्न करता होगा, जिस आमदनी से आपके परिवार की जरूरत पूर्ति होता होगा। आपको भोजन मिलता है, आपको कपड़े लत्ते मिलते हैं, आपको पुस्तक खरीदने के लिए पैसे मिलते हैं। ये पैसा कहाँ से आता है? तो आपके परिवार के लोग किसी न किसी कार्य करके वह पैसा अर्जन करते हैं। चाहे वह पान का दुकान चला के हो, चाहे वह गाड़ी चला के हो, चाहे वह शिक्षक का कार्य करके हो, या कोई भी कार्य करके हो। तो वे सारी क्रियाएं जिनसे अर्थ की प्राप्ति होती है उसे हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। तो हम लोग याद रखें, हम लोगों के द्वारा किया गया वह सभी कार्य, लोगों के द्वारा किया गया वह सभी कार्य जो हमें आय प्राप्त होती है, जिसको करने से हमें आमदनी होती है, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आर्थिक क्रिया कहलाती है। हम लोगों के द्वारा किया गया वह सभी कार्य जिससे हमें आय प्राप्त होती है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। हम अपने जीवन में आय प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य अपने जीवन में आमदनी प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूं। यहाँ देखिए, किसान अपने खेतों में कार्य कर रहा है, कृषि कार्य कर रहा है। कृषि कार्य करने से उसे अन्न उपजेगा, उस अन्न से अपने परिवार की जरूरत पूरा करेगा, और ज्यादा होगा तो उसे बेच के आय प्राप्त करेगा, पैसे प्राप्त करेगा, और उस पैसे से अपने परिवार की अनेक सारी जरूरतें, जैसे बच्चों को पढ़ाना, इलाज करना, नया कपड़ा खरीदना, नया घर बनाना, सब तो पैसे से ही होता है, तो उनसे अपना करेगा। तो कृषि कार्य किस क्रिया के अंतर्गत आएगा मेरे प्यारे बच्चों? आर्थिक क्रिया का। इसी तरह यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक शिक्षक पढ़ा रहा है। शिक्षक इसलिए पढ़ा रहा है कि बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं हो, उसके साथ साथ उन शिक्षक को वेतन मिले, पेमेंट मिले, महीना मिले, जिससे वो अपने परिवार की जरूरत पूरा करे। तो शैक्षणिक कार्य किस क्रिया के अंतर्गत आएगा? आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ एक रिक्शा चालक रिक्शा इसलिए चला रहा है ताकि रिक्शा चलाने से उसे आय प्राप्त होगी और उससे वह के परिवार की जरूरत पूर्ति होगी। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों, एक पान दुकानदार एक पान बेच रहा है। वह पान बेच के सेवा देता है, उसके बदले लोगों को उससे पैसा वसूलता है, जिस पैसा से वो अपने परिवार की जरूरत पूरा करता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि इन चारों उदाहरणों से आप इस बात को समझ चुके होंगे कि वे सभी क्रियाएं जिससे पैसे, आय की प्राप्ति होती है, पैसे प्राप्त होता है, जिससे वो अपने परिवार एवं अपनी जरूरतों को पूरा करता है, तो उन सभी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं। मेरे प्यारे बच्चों, दो व्यक्तियों के बीच दोस्ती करना आर्थिक क्रियाएं नहीं कहलाएगा। दोस्ती एक भावना, इससे आमदनी नहीं होती है। लेकिन एक व्यक्ति कोई कार्य करे किसी के यहाँ और उससे उसे अगर पैसा मिले, चाहे वह कार्य किसी भी प्रकार का हो, तो वह आर्थिक क्रिया है। एक डॉक्टर द्वारा पेशेंट का इलाज करना आर्थिक क्रिया होता है। एक टीचर द्वारा विद्यार्थी को पढ़ाना आर्थिक क्रिया होता है। एक लेबर द्वारा किसी का घर बना देना आर्थिक क्रिया होता है। टेम्पू चलाना आर्थिक क्रिया होता है, क्योंकि इन सब से क्या होती है? आय प्राप्त होती है, और उस आय से अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, तो आप लिखिएगा वे सारी क्रियाएं जिनको करने से लोगों को आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे आप कह सकते हैं, जैसे पढ़ाना, कृषि कार्य करना, रिक्शा चलाना, पान की दुकान खोलना इत्यादि, ये सभी आर्थिक क्रियाएं के अंतर्गत आती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आर्थिक क्रियाएं की परिभाषा समझ किए गए होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है अर्थव्यवस्था का अर्थ।
मेरे प्यारे बच्चों, अर्थ मतलब ये समझिए पैसा, रुपया, संपत्ति। और व्यवस्था, व्यवस्था मतलब रुपया अर्जन करने की प्रणाली। तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका, अपने जीवन का भरण पोषण, आजीविका चलाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से अगर कोई पूछे कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो साधारण सा परिभाषा दे दीजिएगा। अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। कहने का मतलब अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए वहां से कुछ न कुछ आय प्राप्त करती है। वो आय पैसे के रूप में भी हो सकता है और वस्तु या सेवा के रूप में भी हो सकता है। तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का वह संगठन जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, ब्राउन ने कहा था कि अर्थव्यवस्था आजीविका, ये गलत लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। मेरे प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था क्या है? जीवन चलाने की एक क्रिया है, कार्य है। अगर कार्य नहीं करेंगे तो हमारे परिवार की जरूरतों की पूरा कहाँ से होगा? हमें नए कपड़े कहाँ से आएंगे? हमारा टूटा हुआ चप्पल कहाँ से खरीदाएगा? तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लोग कार्य करके अपने परिवार की और अपने जीवन के भरण पोषण की कार्य करता है। तो हम याद रखेंगे साधारण भाषाओं में, क्या रखेंगे याद मेरे प्यारे बच्चों? अगर हमसे कोई पूछेगा कि अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे, तो हम लिखेंगे अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है, यह किसने कहा था? तो मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या याद रखेंगे? यह किसने कहा था? ब्राउन ने कहा था। मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक अर्थव्यवस्था में दो कार्य संपादित होती है। हमें यह भी याद रखना है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में कितने प्रकार के कार्य संपादित होते हैं। तो मूल रूप से दो कार्य संपादित होते हैं। लोगों को आवश्यकताओं को संतुष्टि करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जैसे कहीं किताब का फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। वहां से आपके पुस्तक का उत्पादन होता है। आपको पढ़ने के लिए पुस्तक चाहिए तो आपके वस्तु मिल गया। आपको किताब चाहिए तो वहां से उत्पादित वस्तु आप खरीद लिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और आपको शिक्षा की जरूरी है तो आप किसी न किसी शिक्षक के पास जाते हैं, उससे पढ़ते हैं, तो आपकी संतुष्टि हुई, आपको वस्तु प्राप्त हुए, आपको शिक्षा रूपी धन प्राप्त हुआ। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लोगों के आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तु या सेवा उत्पादन करती है। इसके साथ साथ लोगों को रोजगार प्राप्त करने का अवसर प्रदान होता है। लोगों को रोजगार का अवसर, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कार्य होता है और लोगों को कार्य चाहिए, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लोगों को रोजगार मिलता है। अगर आप लोगों से पूछे कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दो प्रमुख कार्य कौन कौन सी संपादित होती है, तो पहला में क्या लिखिएगा? लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करती है, और दूसरा लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करती है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्या होगा आप लोग याद रखिएगा, क्या क्या याद रखिएगा? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से कार्य याद रखिएगा? तो पहला कार्य आप लोग याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मनुष्य या लोगों की संतुष्टियों के लिए वस्तु एवं सेवाओं का सृजन होता है और लोगों को अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रोजगार प्राप्त होती। आप लोग समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? चलिए हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कर रहा है कि अर्थव्यवस्था, मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों से पूछ रहा है अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं।
आज विश्व में लगभग 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था देखा गया है। मूल रूप से मेरे प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे अगर ये पूछे कि अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में बांटा गया है। क्या क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को कितने वर्ग में मूल रूप से बांटा गया? 3 वर्ग में। क्या क्या मेरे प्यारे बच्चों? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर अब आपसे पूछे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिस व्यवस्था का मालिक कोई निजी व्यक्ति या कोई निजी संस्था होता है और उस व्यवस्था में संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं का संचालन केवल और केवल अपने निजी लाभ के लिए होता है। तो ऐसी व्यवस्था को पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर से एक बार आप लोग समझ लीजिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का मालिक, स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के पास होता है तथा इसका संचालन वह व्यक्ति केवल और केवल अपने निजी लाभ के लिए करता है। तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के पास होता है और वह व्यक्ति उसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए, गौर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, वह व्यक्ति उसका उपयोग किस लिए? सामाजिक कल्याण के लिए नहीं करता है, वह व्यक्ति केवल उसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करता है। तो इस प्रकार के अर्थव्यवस्था को हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ज्यादातर विकसित देशों में मेरे प्यारे बच्चों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही है। जैसे अमेरिका में मेरे प्यारे बच्चों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जापान में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ऑस्ट्रेलिया देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से पूछा जाए कि अमेरिका में कौन सा अर्थव्यवस्था है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जापान में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। याद रखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आप लोग समझे ना मेरे प्यारे बच्चों, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें उत्पादन के साधनों का मालिक, स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के पास होता है तथा वह व्यक्ति उसका संचालन केवल और केवल अपने निजी लाभ के लिए करता है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं, जैसे अडानी का कंपनी, आप लोग उनके अनेक वस्तुओं का उपभोग करते होंगे। तो अडानी के द्वारा जो अपना कंपनी बनाया गया है वह किस प्रकार की व्यवस्था में होगा? पूंजीवादी व्यवस्था में, क्योंकि वह व्यक्ति केवल और केवल अपने लाभ के लिए हमें वस्तु प्रदान करता है, न कि सामाजिक कल्याण के लिए करता है। उसे हम पूंजीवादी व्यवस्था कहेंगे। जैसे मेरे प्यारे बच्चों आपके ही क्षेत्र में खुला हुआ कोई प्राइवेट स्कूल, आपके क्षेत्र में ही खिला हुआ कोई प्राइवेट स्कूल, आप बचपन में शायद प्राइवेट स्कूल में पढ़े भी होंगे, आप देखे होंगे उसका एक मालिक होता है, उसमें अनेक सारे शिक्षक होते हैं और मालिक उसका संचालन, आपके जो डायरेक्टर महोदय होते हैं, उसका संचालन केवल अपने लाभ के लिए करते हैं, आपके कल्याण के लिए नहीं करते हैं। अगर आपके कल्याण के लिए करता तो फ्री में आपको सारा किताब दे दिया गया रहता है, आपके कल्याण के लिए किया जाता तो आपको ड्रेस फ्री में दिया गया रहता, जो आपको सरकारी स्कूल में तो मिलता है। तो उसका संचालन, किसी प्राइवेट स्कूल का संचालन किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं समझता हूं कि आप बात को समझ गए होंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपना मालिकाना हक होता है और उसका संचालन वो व्यक्तिगत लाभ के लिए करता है, तो इस तरह के व्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अमेरिका में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, इन बड़े बड़े विकसित देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू की गई है।
अब मेरे प्यारे बच्चों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद दूसरा हमारा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या है दूसरा? समाजवादी अर्थव्यवस्था। मेरे प्यारे बच्चों, अब समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग समझते हैं, तो ठीक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उल्टा है। समाजवादी व्यवस्था उस प्रकार के व्यवस्था को कहते हैं जिसके उत्पादन का स्वामित्व, मालिक उस देश के सरकार होता है। कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों? उस देश का सरकार होता है, तथा सरकार उसका संचालन, इस पूंजीवादी व्यवस्था में समस्त आर्थिक क्रियाएं समाज के लोगों के कल्याण के लिए करता है। तो इस प्रकार के व्यवस्था को कहा जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। चले मेरे प्यारे बच्चों, इसको एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। आपके गांव का सरकारी विद्यालय, आपके गांव का सरकारी विद्यालय, क्या आप उसमें पढ़ने जाते हैं तो मंथली फीस देते हैं? आप नहीं देते हैं ना। आप वहां पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बदले में आपको और कुछ नया मिलता है। आपको छात्रवृत्ति मिलता है, आपको ड्रेस मिलता है। आप अगर मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन करते हैं तो आपको 10,000 रुपया से प्रोत्साहित किया जाता है। क्या कोई प्राइवेट स्कूल वाला करता है? आपको नहीं करता है। तो ये सरकारी स्कूल का संचालन सरकार क्यों करता है? कि जिस गांव में सरकारी स्कूल चलाया जाता है उस गांव के लोगों का बच्चा इसमें पढ़ के अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो हमारे गांव में सरकारी विद्यालय का व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत आएगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम किसको कहेंगे? इस प्रकार के अर्थव्यवस्था का मालिक देश का सरकार होता है, तथा देश का सरकार इसका संचालन लोगों के भला के लिए करता है, लोगों के कल्याण के लिए करता है। तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं, अरे सॉरी, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यही लिखे मेरे प्यारे बच्चे, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार के पास होता है। किसके पास होता है मेरे प्यारे बच्चों? उस देश के सरकार के पास होता है, तथा सरकार इसका उपयोग समाज के कल्याण के लिए करता है। सरकार किसके लिए करता है मेरे प्यारे बच्चों? सरकार इसका संचालन समाज के कल्याण के लिए करता है। तो ऐसी व्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। चीन, क्यूबा देशों में कौन सी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। आपसे पूछता रहता है मेरे प्यारे बच्चों कि चीन, क्यूबा आदि देशों में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो हम याद रखना है, चीन, क्यूबा आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। हम लोग पूंजीवादी समझे, हम लोग समाजवादी समझे। अब मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा अर्थव्यवस्था, हमारा तीसरा अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। नाम से ही स्पष्ट है, मिश्रित मतलब मिक्स। पूंजीवादी भी उसमें हो और समाजवादी भी हो। जहां पूंजीवादी भी हो और समाजवादी भी हो, दोनों का मिक्स हो, जिसमें कुछ मालिकाना भी हक हो और कुछ सामाजिक कल्याण का भी कार्य जहां होता हो, तो इस प्रकार के व्यवस्था मिक्स कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व देश की सरकार तथा निजी व्यक्ति दोनों के पास होता है। माने मालिकाना हक उस देश के सरकार के पास भी होता है और किसी निजी व्यक्ति के पास भी होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच का रास्ता कहा जाता है। आपसे मेरे प्यारे बच्चों लोग पूछ सकता है कि किस अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता कहा जाता है, तो क्या याद रखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था को समाजवाद और पूंजीवाद के बीच का रास्ता कहा जाता है। हमारे देश भारत में, गौर करने की बात है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखने की बात है, हमारे देश भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? हमारे देश भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है मेरे प्यारे बच्चों। आपसे पूछता है हमेशा कि आपके देश भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आप लोग क्या समझे मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रकार, जहां इस प्रकार की व्यवस्था हो, जहां निजी व्यक्ति भी हो और देश का सरकार भी हो, दोनों का अधिकार हो। यह
पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के बीच का रास्ता। आप गौर कीजिए, आप अपने गांव में ही गौर कीजिए, आपके गांव में सरकारी विद्यालय भी है और प्राइवेट विद्यालय भी है। तो यहाँ सरकारी व्यवस्था भी है और पूंजीवादी व्यवस्था भी है। तो हमारे देश में तो दोनों प्रकार का है। हमारे देश में सरकारी बसें भी चलती है और प्राइवेट बसें भी चलती है। हमारे देश में निजी विद्यालय भी है और सरकारी विद्यालय भी है। हमारे देश में निजी अस्पताल भी है। आप लोग सरकारी अस्पताल में भी इलाज कराने जाते होंगे, कभी न कभी गए होंगे आप लोग। तो क्या है, सरकारी व्यवस्था भी है, वहां भी आप इलाज करा सकते हैं जहां पैसे नहीं लगेगा। लेकिन निजी भी है जहां केवल पैसे ही लगेगा, पैसा नहीं, केवल पैसे पैसे लगेगा, ये आप भी जानते हैं। तो हमारे देश में किस प्रकार की व्यवस्था है? हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू की गई है। तो आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि अभी विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं चलती है, पूंजीवादी, समाजवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था जिसका कोई निजी मालिक होता है और अपने लाभ के लिए संचालन करता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसका कोई निजी मालिक नहीं होता है, उस देश के सरकार उसका मालिक होता है और उसका संचालन समाज के कल्याण के लिए करता है। और मिश्रित जिसमें निजी व्यक्ति और उस देश का सरकार दोनों का मिक्स होता है, जहां समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के बीच का रास्ता अपनाया गया है। हमारे देश भारत में इसी प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अगला टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों, विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, आमदनी के आधार पर, आय के आधार पर अर्थव्यवस्था को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक विकसित अर्थव्यवस्था और दूसरा विकासशील अर्थव्यवस्था। मेरे प्यारे बच्चों, ये समझे कि धनी व्यक्ति और धनी बनने के प्रोसेस में लगा व्यक्ति, इस तरह से हम समझे। जिस देश के व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक होती है, माने उनकी अपनी जरूरतों, भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये जो मूलभूत हमारी आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगर व्यक्ति को पैसे की कमी नहीं होती है तो इसके इनकम को हम ज्यादा इनकम कहते हैं। जिस देश में के व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, जिसे भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा पे खर्च करने के लिए किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है, जहां रोजगार के अवसर ज्यादा होते हैं, जहां बेरोजगारों की संख्या कम होती है, जहां लोग भोजन के लिए नहीं तरसते हैं, यही समझो। तो इस प्रकार के अर्थव्यवस्था को कहा जाता है विकसित अर्थव्यवस्था। मेरे प्यारे बच्चों, विश्व विकास प्रतिवेदन हो गया, विश्व विकास प्रतिवेदन 2006 के अनुसार विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था का परिभाषा इस तरह से दिया गया। विकसित अर्थव्यवस्था मेरे प्यारे बच्चों, विकसित अर्थव्यवस्था उन देश की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जहां व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? अधिक होती है। कहने का मतलब हर मनुष्य के जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा। इन चीजों को पूरा करने के लिए अगर व्यक्ति के पास पर्याप्त पैसा होती है तो उन्हें हम कहते हैं कि उसी की आय अधिक है। तो जिन देशों विकसित अर्थव्यवस्था, उन देशों के अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जहां व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होते हैं, जो देश अपने नागरिकों को भोजन, कपड़ा, मकान की आवश्यकता सरलता से पूरी कर देते हैं, जहां गरीबी और बेरोजगारी नियंत्रण में रहती है, उस प्रकार उस देश की अर्थव्यवस्था को मैं क्या कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों? विकसित अर्थव्यवस्था। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान इत्यादि देश धनी मनी देश है। इन देशों की अर्थव्यवस्था को हम विकसित अर्थव्यवस्था के श्रेणी में रखते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जिन देशों के व्यक्तियों की पर कैपिटा इनकम अधिक होती है, जो देश अपने नागरिकों के भोजन, वस्त्र, आवास की पूर्ति सरलता से कर देती है,
जिस देश में गरीबों की संख्या बहुत कम होती है, बेरोजगार कम होते हैं, वैसे देश के अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों की अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, अगला हमारा है विकासशील अर्थव्यवस्था। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था उन देश की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जहां व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है। जो देश अपने नागरिकों के भोजन, कपड़ा, मकान की आवश्यकताएं सरलता से पूरी नहीं कर पाते हैं, जहां नागरिकों को भरपेट भोजन भी प्राप्त नहीं हो पाता है, पहनने के कपड़े सीमित मात्रा में ही मिलते हैं, उनका जीवन स्तर नीचा रहता है, जहां बेरोजगार, अशिक्षा भारी मात्रा में पाई जाते हैं, ऐसे देशों में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मलेशिया, ये देश सब में विकासशील अर्थव्यवस्था। मेरे प्यारे बच्चों, आप खुद जानते होंगे, आप अपने ग्रामीण इलाका में ही टहलते होंगे, देखे होंगे भारी मात्रा में बेरोजगारी है, लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2 जून के भोजन के लिए ललायित रहते हैं। आप अनेक प्रकार के अंत्योदय, अन्नपूर्णा कार्यक्रम आप देखे होंगे, जहां कम कीमत पे लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है सरकार के द्वारा, ताकि भारत का कोई नागरिक भूखे कम से कम न सो पावे। तो हमारे देश का मतलब है कि हमारा देश संपन्न नहीं है, हमारे देश में सभी लोगों को भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है, इसलिए 2 रुपये चावल और गेहूं देना पड़ता है। तो जिस देश के नागरिकों को सही से भोजन नहीं मिल पाता है, जिस देशों के लोगों को इच्छा अनुसार सभी को रोजगार नहीं प्राप्त होता है, तो ऐसे देश के अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। हमारा देश भी अभी विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। हाँ, ये अंग्रेजों के कारण जो हम लोगों का जर्जर स्थिति हो गया था, हम लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश तेजी से विकास किया है। हर क्षेत्रों में हमारा देश विकास की ओर अग्रसर है, जिस कारण हम लोग बहुत जल्द एक विकासशील अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था में जरूर बदल सकते हैं। तो वही है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अनेक संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं, विकास की गति तेज हुई है। भारत बिल्कुल गतिहीन एवं पिछड़ा हुआ राष्ट्र नहीं है, बल्कि विकास के रास्ते पर अग्रसर है। इसलिए भारत को एक विकासोन्मुखी एवं विकासशील देश, डेवलपिंग इकोनॉमी कहना ज्यादा सटीक होगा। हमारा देश का जो अर्थव्यवस्था है वह किस प्रकार की है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक में आप लोग ये समझ गए होंगे कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, उपनिवेश किसे कहा जाता है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। हमारे देश भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसी तरह विकसित अर्थव्यवस्था किन देशों के अर्थव्यवस्था को कहेंगे और विकासशील अर्थव्यवस्था किन देशों के अर्थव्यवस्था को कहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।